हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12 के अर्थशास्त्र लेकर आई हूँ, जिसका कि आज हम चैप्टर 2 कवर करेंगे। लास्ट सेशन में हमने कुछ शॉर्ट आंसर्स कवर किए थे, तो ये जो सेशन है हमारा वो लॉन्ग आंसर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन हमने शॉर्ट में भी पढ़ा था। जब हमने शॉर्ट आंसर्स कवर किए थे उसमें भी हमने उपभोक्ता संतुलन का थोड़ा छोटे रूप में देखा था। यहाँ पे इसका बड़े रूप में हम देखेंगे। उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जहाँ उपभोक्ता अपनी सीमित आय से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का चयन इस प्रकार करता है। मतलब अपनी सीमित जो उसके पास आय है, पैसे जो उसके सीमित है, कम ही है, ठीक है, उसी आय में से वो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का चयन करता है। उसके सामने भाई समस्या आ गई कि पैसे तो उसके पास सीमित है, कम है, और उन्हीं पैसों से उनको उसकी सेवाएं भी लेना है या वस्तु का उपभोग करना है। तो चयन किस प्रकार से करना है उसको, कि हम हमारे लिए कौन सी जरूरी चीजें किसका हम चयन करें। ठीक है, तो वह अधिकतम संतोष प्राप्त कर सके, वह स्थिति तब प्राप्त होती है जब। ठीक है, अब तो ये यहाँ पे बता रहा है कि उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है कि जब उपभोक्ता अपनी सीमित आय से, कम आय से विभिन्न वस्तुओं का और सेवाओं का चयन करता है, उसको सेलेक्ट करता है ना, और उससे उसको क्या होती है, अधिकतम संतोष की प्राप्ति होती है। वो उससे अधिकतम संतुष्ट होता है, अधिकतम उससे संतोष प्राप्त होता है। तो यह स्थिति तब होती है जब सीमांत उपयोगिता मूल्य सभी वस्तुओं के समान हो। जो सीमांत उपयोगिता या मूल्य जो है सभी वस्तुओं के लिए क्या हो, समान हो, एक समान हो, ठीक है, बराबर हो। उपभोक्ता की कुल आय खर्च हो जाती है। इस सिद्धांत को सीमांत उपयोगिता सिद्धांत द्वारा समझाया जाता। उपभोक्ता की कुल आय जो है खर्च हो जाती है। इस सिद्धांत को सीमांत उपयोगिता सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है, जिसके अनुसार जब एक वस्तु की खपत बढ़ाई जाती है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतोष घटता है। उपभोक्ता की कुल आय क्या खर्च हो जाती है जिसका उसके पास है। इस सिद्धांत को सीमांत उपयोगिता सिद्धांत द्वारा हम समझ सकते हैं। ठीक है, जिसके अनुसार जब एक वस्तु की खपत बढ़ाई जाती है, एक वस्तु को हम ज्यादा लेते हैं, खरीदते हैं, तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतोष क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, जो एक अतिरिक्त इकाई है उससे जो हमें संतोष प्राप्त होता है वो क्या होता है, घटती हुई दर में जाता है। क्योंकि जब हम एक वस्तु की खपत बढ़ाते हैं तो प्रत्येक जो अतिरिक्त इकाई है तो उसकी क्या होता है, संतोष उसका घटता जाता है। क्योंकि भाई हमने जो एक वस्तु की जो खपत हम बढ़ा रहे हैं उसका ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो अतिरिक्त इकाई से जो प्राप्त संतोष हो वो क्या होगा, घटता जाता है। जैसा हमें बताया कि हमें भूख लगी है, हम पहले ज्यादा खाना खाएंगे, एक रोटी खाएंगे, फिर 2 खाएंगे, 3 खाएंगे। जब एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो हमारी भूख मिट जाएगी तो उसकी जो संतोष है वो घटता चला जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व क्या है। सीमांत उपयोगिता सिद्धांत निम्नलिखित तत्वों पर आधारित है। उपयोगिता, घटती उपयोगिता का नियम, उपभोक्ता की आय और वस्तुओं का मूल्य। अब संतोष की मात्रा जो उपभोक्ता को वस्तु से मिलती है, संतोष की उपयोगिता क्या है, जब संतोष की मात्रा जब उसको उपभोक्ता को वस्तु से मिलती है, जब वो किसी वस्तु को उपभोग करता है उससे उसे संतोष प्राप्त होता है। घटती उपयोगिता का नियम, जैसे वस्तु की खपत बढ़ गई सीमांत उपयोगिता घट जाती है। जैसे हमने भी बताया कि हमारी भाई भूख अच्छी लगी थी तो हमने ज्यादा खाना खाया और जब हमारी भूख मिट गई तो सीमांत उपयोगिता क्या हुई, घटती चली गई। उपभोक्ता की आय और वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता की आय कितनी और वस्तु का मूल्य कितना, ये तय करते हैं कि उपभोक्ता कितनी मात्रा में वस्तुओं का उपभोग करेगा। भाई वस्तु की मूल्य कितनी, कीमत कितनी है, और उपभोक्ता की आय कितनी है, उसके पास कितने पैसे और वस्तु की कीमत कितनी है, भाई ज्यादा है तो वो क्या करेगा, कम खरीदेगा। इस प्रकार से उपभोक्ता कितनी मात्रा में वस्तु का उपभोग करेगा ये उसकी आय पर निर्भर करता है और उसके वस्तु के मूल्य पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मांग और पूर्ति क्या है, समझाइए। मांग और पूर्ति का अर्थ समझाइए, इनके भी संबंध बताना है आपको। मांग, डिमांड एंड सप्लाई, इसका अर्थ आपको समझना है, बीच इनके कनेक्शन क्या है। ठीक है, तो मांग से तात्पर्य उस मात्रा से जो उपभोक्ता किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य और निश्चित समय अवधि में खरीदने के लिए तैयार होता है। ठीक है, मांग वह है, डिमांड वह है जब उपभोक्ता किसी विशेष वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर, मतलब उसका प्राइस क्या फिक्स है, उसका प्राइस क्या फिक्स है, और निश्चित समय अवधि, समय ने जो है वो निश्चित है और मूल्य भी निश्चित है, उसमें वो खरीदने के लिए उपभोक्ता तैयार रहता है, रेडी रहता है। मांग का मुख्य आधार उपभोक्ता की आवश्यकताएं, आय स्तर, वस्तु का मूल्य और संबंधित वस्तुओं का मूल्य है। अब मांग का मुख्य आधार क्या हो सकता है, तो उपभोक्ता की आवश्यकताएं क्या है, एक तो ये हो सकता है। आय का स्तर क्या है, उसका पैसे उसके पास कितने हैं, वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु की कीमत कितनी है, और उससे संबंधित वस्तुओं का मूल्य कितना है। ठीक है, वस्तु का मूल्य भाई इतना है, हो नहीं कर सकता भाई, अब उसकी जगह पर वो दूसरी वस्तु खरीद लेगा, उससे संबंधित कोई वस्तु उसका मूल्य पर भी निर्भर करता है। अब मांग के निर्धारक तत्व कौन से, वस्तु का मूल्य, प्राइस ऑफ कमोडिटी, उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अन्य वस्तुओं की कीमतें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और उपभोक्ता की पसंद, कंज्यूमर प्रेफरेंस।
अब आप यहाँ पे देखें कि मांग के निर्धारक तत्व जो है तो वस्तु का एक मूल्य हो जाता है, उपभोक्ता की आय कितनी है ये अभी आपको बताया मैंने, अन्य वस्तु उससे संबंधित अन्य वस्तुओं की कीमतें कितनी है और उपभोक्ता उस वस्तु को कितना पसंद कर रहा है। ये मांग के कुछ निर्धारक तत्व है, वो डिमांड कैसे करता है वस्तु का कि वस्तु का मूल्य कितना है उसके हिसाब से वो खरीदेगा। दूसरी चीज उपभोक्ता की आय कितनी है उसके हिसाब से डिमांड करेगा वस्तु की, और अन्य वस्तुओं की कीमतें कितनी है उससे रिलेटेड अन्य वस्तुओं की कीमतें कितनी है उस पर डिमांड करेगा। और उपभोक्ता उस वस्तु को कितना पसंद कर रहा है ये भी एक मांग का तत्व है कि अगर उसको बहुत पसंद है तो फिर वो प्राइस नहीं देखेगा, वो उसको खरीदेगा। पूर्ति का अर्थ क्या होता है कि उस मात्रा से जब विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है। वही वस्तु की पूर्ति करने के लिए उपभोक्ता सामान बनाता है ना, तो पूर्ति पर जब विक्रेता जो बेचने वाला है, विक्रेता एक बेचने वाला एक निश्चित मूल्य पर मतलब प्राइस ठीक से बाजार में बेचने के लिए वो तैयार रहता है। इसका आधार उत्पादन की लागत, वस्तु का मूल्य और बाजार की स्थिति। इसका आधार क्या होता है पूर्ति का कि उत्पादन की लागत कितनी लगी है उससे उसको कवर करना, वस्तु का मूल्य और बाजार की स्थिति क्या है, बाजार में क्या स्थिति है, वस्तु कितनी पूर्ति होनी चाहिए, कितना इसको सप्लाई करना चाहिए, और वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु की कीमत कितनी है ना, और लागत कितनी लगी है उतनी उत्पादन की लागत। तो ये पूर्ति का अर्थ उस मात्रा से जब विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर बाजार में बेचने के लिए तैयार रहता है, और इसका आधार उत्पादन की लागत, वस्तु का मूल्य और बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्ति के निर्धारक तत्व क्या है। अभी हमने मांग के निर्धारक तत्व पढ़े, अब हम पूर्ति के पढ़ते। वस्तु का मूल्य, उत्पादन लागत, तकनीकी प्रकार। पूर्ति के निर्धारक जो तत्व है वस्तु का मूल्य पर निर्भर करता है, उत्पादन में लागत कितनी लगी है और तकनीकी का प्रयोग क्या क्या हुआ, कितनी तकनीकी का प्रयोग हुआ है। मांग और पूर्ति का संबंध अब हमको देखना है कि मांग और पूर्ति का संबंध एक अन्योन्याश्रित प्रक्रिया है। बाजार में वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति के परस्पर संतुलन से तय होता है कि जब मांग और पूर्ति एक दूसरे में आपस बराबर होते हैं तब उसका संतुलन वहां पे होता है। संतुलन की स्थिति में यदि मांग अधिक है पूर्ति कम है तो मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत पूर्ति अधिक होती है और मांग कम होती है तो मूल्य क्या हो जाता है, घट जाता है। भाई अगर कोई सामान बाजार में बहुत आ रहा है, टमाटर की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, पूर्ति बहुत हो रही है तो उसका मूल्य घट जाएगा, ठीक है, और लोग उसको फिर ज्यादा खरीदेंगे। अब पूर्ति कम अगर है तो मूल्य बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए टमाटर बहुत कम मात्रा में है मार्केट में तो उसको क्या करेंगे, उसका मूल्य बढ़ा दिया जाएगा जिससे लोग उसको कम खरीदे, जिससे कि उसकी पूर्ति बनी रहे, उसकी पूर्ति की जा सके। ठीक है, इस प्रकार अगर पूर्ति कम है तो मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है, और अगर पूर्ति इसके विपरीत अधिक होती है तो मांग कम होने पर मूल्य क्या होता है, घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर बताना है आपको। सीमांत उपयोगिता वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता में अंतर, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी में और टोटल यूटिलिटी में हमें डिफरेंस देखना है। अब देखिए सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त संतोष, अब सीमांत उपयोगिता की हमने जो आपसे बात की, एक अतिरिक्त याद रखना है कि एक अतिरिक्त इकाई की बात हो रही है। एक अतिरिक्त इकाई से जो हमें संतोष प्राप्त होता है, जो लाभ मिलता है, और एक इकाई वस्तु के उपभोग से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति पहली रोटी खाने से 10 यूनिट संतोष प्राप्त करता है और दूसरी रोटी खाने से 6 यूनिट, तो दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता 6 यूनिट होगी। ठीक है, क्योंकि दूसरी रोटी से उसको 6 यूनिट संतोष प्राप्त हो रहा है और पहली रोटी खाने से उसे 10 यूनिट संतोष, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। ठीक है, इस प्रकार एक अतिरिक्त संतोष उपभोक्ता उस अतिरिक्त संतोष या लाभ को कहते हैं सीमांत उपयोगिता। उस अतिरिक्त संतोष या लाभ को कहा जाता है जब एक और इकाई वस्तु के उपभोग से प्राप्त होता है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति पहली रोटी खाने से 10 यूनिट संतोष उसको प्राप्त हुआ और दूसरी रोटी खाने से कितना 6 यूनिट, तो हमारी दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता कितनी कहलाएगी, 6 यूनिट। कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता से तात्पर्य उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई सभी इकाई। अब कुल की बात हो रही है, पे कुल, आप टोटल की बात हो रही है तो टोटल से आप समझिएगा कि संपूर्ण सभी इकाइयों का, सभी इकाइयों से प्राप्त कुल जो संतोष होता है उसकी बात हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, कुल उपयोगिता। उदाहरण पहली और दूसरी रोटी से कुल संतोष, ठीक है, 10, 6 और 16 यूनिट होगा। ठीक है, 10, 6 और 16, तो यहाँ पे दूसरी रोटी, तो अब यहाँ पे बात हो रही है संपूर्ण की बात हो रही है सभी इकाइयों से। ठीक है, तो यहाँ पे सभी इकाइयों से जो प्राप्त कुल संतोष होता है वो हमारा कुल उपयोगिता होता है, एक अतिरिक्त से जो प्राप्त होता है वो सीमांत उपयोगिता होता है। नेक्स्ट देखते हैं सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है। उपभोक्ता जितनी अधिक इकाइयों को उपभोग करता है उस प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता क्या है, घट जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर उपभोक्ता जितनी अधिक इकाइयों का, जैसे हमें भूख लगी, हम रोटी की खाते जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ाते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का हम उपयोग करते जा रहे हैं तो उपयोगिता क्या हो उसकी, एक बाद हमें रोटी की उपयोगिता कम लगने लगेगी। भाई पहली रोटी से जो हमें उपयोगिता प्राप्त हुई लास्ट में थोड़ी प्राप्त की, हमारी तब भूख मिट गई, अब हमारे लिए रोटी थोड़ी कम उपयोगी हो गई, इस प्रकार से। अब पक्ष में देखिए कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। परिभाषा सभी इकाइयों से कुल संतोष प्राप्त करती है। सीमांत कुल उपयोगिता में आता है, सीमांत उपयोगिता में हर एक अतिरिक्त इकाई से संतोष प्राप्त होता है। गणना कैसे करते हैं, कुल उपयोगिता बढ़ सकती है, 2 कुल उपयोगिता का अंतर। अब नियम क्या कहता है कि सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ठीक है,
सीमांत उपयोगिता क्या है, घटती जाती है, लेकिन ये जो कुल उपयोगिता है वो बढ़ती जाती है। कुल उपयोगिता बढ़ सकती है लेकिन सीमांत उपयोगिता घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है मांग वक्र, वेरी इंपॉर्टेंट, डिमांड कर्व और आपूर्ति वक्र, सप्लाई कर्व को परिभाषित करना है। मांग वक्र और आपूर्ति वक्र का वर्णन करें, इनके बीच अंतर होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको ऐसे घुमा फिरा के दे सकता है, बाकी दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, यहाँ पे तो मांग वक्र, डिमांड कर्व। मांग वक्र एक ग्राफ है जो वस्तु की मांग और उसके मूल्य के बीच संबंध है। अब मांग वक्र क्या है, जो वस्तु की डिमांड कितनी है और उसका मूल्य कितना है, उसके बीच में एक संबंध को बताता है कि वस्तु की मांग इतनी है और उसकी कीमत इतनी है। प्राकृतिक ढलान, मांग वक्र हमेशा नीचे की ओर ढलता है, जैसे जैसे मूल्य घटता है मांग बढ़ती जाती है। देखिए प्राकृतिक ढलान, मांग वक्र हमेशा नीचे की ओर ढलेगा। ठीक है, कैसा आएगा, नीचे की ओर, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु का मूल्य घटता है तो मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर किसी वस्तु का मूल्य, प्राइस घट गया है, लोग उसको ज्यादा खरीदने लगते हैं तो उसकी मांग ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वस्तु का मूल्य घट रहा है, घट गया है, वस्तु सस्ती हो गई है तो लोग उसको ज्यादा खरीदने लगते हैं। इस प्रकार से नीचे की ओर ढलता हुआ होता है, ये ध्यान रखना है आपको। आपूर्ति वक्र, सप्लाई का, आपूर्ति वक्र वह ग्राफ है जो वस्तु की आपूर्ति और उसके बीच मूल्य के बीच संबंध को दर्शाता है। और आपूर्ति वक्र क्या है, वो भी एक ग्राफ है जो वस्तु की आपूर्ति और उसके मूल्य की, वस्तु की पूर्ति कितनी है और उसका मूल्य कितना है। प्राकृतिक ढलान इसका कैसे होगा, यहाँ पे देखिए प्राकृतिक ढलान आपने देखा नीचे की ओर है। अब आपूर्ति वक्र का ऊपर की ओर ढलता है, क्योंकि जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है आपूर्ति भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो आपूर्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो भाई आपूर्ति और बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि वो वस्तु ज्यादा महंगी बिकेगी। ठीक है, ज्यादा लाभ होगा। और यहाँ पे आपने देखा कि जैसे जैसे मूल्य घटता है तो मांग बढ़ती है, और आपूर्ति में आपने देखा कि जैसे मूल्य बढ़ता है तो आपूर्ति भी बढ़ने लगती है। इसलिए ये ऊपर की ओर जाता है और ये नीचे की ओर आता है। ठीक है, ये ऊपर की ओर जाएगा और ये नीचे की ओर आएगा, इस प्रकार से। और जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये था हमारा मांग वक्र और पूर्ति वक्र, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों जस्ट अपोजिट है। मान लीजिए हमेशा नीचे की ओर ढलता है, मूल्य घटता है तो मांग बढ़ती है, और आपूर्ति नहीं, सप्लाई कर्व में क्या होता है कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है आपूर्ति भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के लॉन्ग आंसर। तो वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे, तो जुड़े रहें फिरकी एजुकेशन से। थैंक यू।